हेलो। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मंजीत। अच्छा। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ इस राष्ट्रीय वेबिनार जल प्रबंधन एवं अवसरों चुनौतियों के सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। जैसे हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जुड़ते हैं, हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एचवीसी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी शर्मा साहब, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बस बढ़िया सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑनरेबल सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके वीरेंद्र जी? ठीक है सर। ठीक बढ़िया, है सर। गुड। थोड़ा गला साफ हुआ आपका? काफी बेहतर हुआ है सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनरेबल वीसी सर, अनुमति हो तो शुरू करें सर आज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मृदा एवं जल अभियांत्रिकी विभाग सीटी या एमपीटी उदयपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार जल प्रबंधन अवसर एवं चुनौतियों की उपस्थित आप सभी अतिथि एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आयोजन समिति की तरफ से मैं इंजीनियर मंजीत सिंह, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एनएस राठौड़ साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह जलपुरुष का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए सर्वप्रथम उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर पीके सिंह जी, प्रोफेसर मृदा जल संरक्षण अभियांत्रिकी विभाग एमपीटी उदयपुर। सर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुलपति
डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर साहब। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय राजेंद्र सिंह साहब। राजेंद्र सिंह साहब अभी हम जुड़ेंगे किसी कार्यक्रम में, अभी वो का कार्यक्रम चल रहा है और 5 मिनट में फोन आया था कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर अजय कुमार शर्मा साहब, निदेशक अनुसंधान एस.के. शर्मा साहब, विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेश कोठारी साहब, विश्वविद्यालय के सभी डीन डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी छात्र, स्टाफ मेंबर्स एवं इस नेशनल वेबिनार में जुड़े हुए सभी हमारे साथी। 1 मिनट, उनका फोन आ रहा है, मैं बात कर। सॉरी सर, थोड़ा सा उनका फोन आ गया था, उस चक्कर में मैं वो लिंक उसका जोड़ नहीं रहा था। वापस उन्होंने लिंक मांगा था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ नहीं, नो इश्यू। हमारे सभी विश्वविद्यालय के छात्र, स्टाफ मेंबर्स, मैं इस कार्यक्रम में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपकी ही प्रेरणा से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में आपकी प्रतिबद्धता के कारण ही विश्वविद्यालय में जल प्रबंधन पर अन्य भारतीय साझेदारों के साथ समझौते हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर की स्थापना प्रमुख है। मारवी परियोजना के अंतर्गत भूजल रिचार्ज के लिए वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय तथा जल शक्ति मंत्रालय के साथ भी मानव संसाधन विकसित करने का कार्य आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय को दिया गया है, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, जिसके दूरगामी परिणाम आएंगे और विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय कार्य करेगा। आपके मार्गदर्शन में ही सर 79 वोकेशनल कोर्सेज बनाए गए थे, जिसमें जल ग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन के क्षेत्र में हमने एक खास करके जो है वोकेशनल कोर्स आयोजित किया था और इस वोकेशनल कोर्स के बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले, जिसमें कि 5 राज्यों के प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया और उस वोकेशनल कोर्स का परिणाम ये हुआ कि अभी भी हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी जो है पूरे अन्य राज्यों से आती है कि आप इस तरह के वोकेशनल कोर्स कहाँ और कब आयोजित कराने वाले हैं। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है तथा हमें विश्वास हम दिलाते हैं कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे विभाग नई तकनीकों के साथ समय समय पर आपकी प्रेरणा से किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करता रहेगा तथा जल संरक्षण तकनीकी को विश्वविद्यालय में जो भी तकनीकी विकसित की गई है, चाहे वो लो कास्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारा जो है वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जो हमारा सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसको हम किसानों तक पहुंचाएंगे और आपके मार्गदर्शन में निरंतर कार्य करते रहेंगे। मैं राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मैं जब भी जुड़ेंगे उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं अपना स्वागत उद्बोधन यही समाप्त करता हूं और माननीय कुलपति का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि सर आपकी प्रेरणा से हमारा विभाग काफी काम कर रहा है। खास करके जल संरक्षण के क्षेत्र में हम लोगों ने जितना भी कार्य किया है, आगे भी हम इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। आपके मार्गदर्शन जो है हमारा आप निरंतर मिलता रहे, इसी प्रेरणा के साथ मैं अपना समापन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इससे पूर्व मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करूं। मैं सभी प्रतिभागियों के समक्ष
डॉक्टर राठौड़ साहब का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। माननीय कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ साहब का जन्म मंजीत एक मिनट, राजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, तो मैं एक बार स्वागत कर देता हूँ। सर। हेलो, हाँ भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, प्रॉब्लम आ रही है शायद इसमें, कंटिन्यू कर लो सर। माननीय कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ साहब राजस्थान के पाली जिले के छोटे से गांव नैना में जन्मे। आपका प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में, उसके उपरांत आपने एमटेक आईआईटी दिल्ली से की एवं कृषि अभियांत्रिकी में पीएचडी करने का गौरव प्राप्त किया। आपने शिक्षा अर्जन के पश्चात एमपीयूटी के घटक महाविद्यालय सीटीआई से अपनी सेवा यात्रा आरंभ की, जहां आपने आचार्य के रूप में अनेक पाठ्यक्रमों को मेधावी रूप से संचालन किया। आप सीटीआई, सीडीएफएसटी जैसे ख्यातिनाम महाविद्यालयों में लंबे समय तक अधिष्ठाता के साथ साथ विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिकारी भी रहे। आपकी तकनीकी प्रशासनिक सेवा को पहचानते हुए आईसीआर ने आपको उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी के महत्वपूर्ण पद पर चयनित किया। आपको राज्य सरकार ने श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया। वर्ष 2015 में आईसीआर ने पुनः आपको उप महानिदेशक कृषि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा। आपका 4.5 साल का यह कार्यकाल कृषि शिक्षा में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस दौरान आप द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण नवाचार आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिलक्षित हो रहे हैं। आपने जब एमपीयूटी के कुलपति पद की जिम्मेदारी संभाली तो हम देश के 74 कृषि विश्वविद्यालयों में 51वें पायदान पर खड़े थे, परंतु डॉक्टर राठौड़ साहब के नेतृत्व में एक ही वर्ष में हम देश के 26वें एवं प्रदेश के प्रथम पायदान पर पहुंच गए हैं। इसी दौरान डॉक्टर राठौड़ द्वारा बहुसंख्यी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर एवं जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति का कार्यभार भी संपादित किया गया। आपके सफल नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में कोरोना महामारी के समय में भी विश्वविद्यालय द्वारा अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए, जिसकी विस्तृत जानकारी देश के अग्रणी समाचार पत्र में हाल ही में प्रकाशित की है, जिनमें ऑनलाइन शिक्षण प्रसार के साथ साथ अनुसंधान के कीर्तिमान शामिल है। डॉक्टर राठौड़ सर की दूरदर्शिता के कारण ही हमने महामारी के समय को एक अवसर में परिवर्तित करते हुए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वेबिनारों का सफल आयोजन किया है। आपकी जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष रुचि रही है। जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में आप द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत एमपीयूटी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए मानव संसाधन विकसित करने का जिम्मा संभाले हुए है। आपने कुछ माह पूर्व अन्य भारतीय साझेदारों के साथ एक और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को हस्ताक्षर किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। दूरदृष्टि थी कि हमारे विश्वविद्यालय ने इस वर्ष वाटरसेट मैनेजमेंट पर 1 माह का वोकेशनल कोर्स सफलतापूर्वक संचालित किया था। आपने 38 ख्यातिनाम पुरस्कार अर्जित किए हैं। हाल ही में आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत बधाई हो सर। अपनी विशिष्ट योग्यता के आधार पर आज आप देश के अनेक संस्थानों की प्रबंध मंडल व अनेक परिषदों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में योगदान दे रहे हैं। ऐसे मनीषी कुलपति का सानिध्य निश्चित ही हमें गौरवित करता रहा है। हम बड़े सम्मान के साथ माननीय कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ को उद्घाटन, उद्बोधन एवं आशीर्वचन प्रदान करने हेतु करबद्ध होकर आमंत्रित करते हैं। मनोज सर। नमस्कार सबको।
सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का स्वागत करना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी साहब। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, जब दिल्ली था उस समय एक बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद राजस्थान आने के बाद भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज आप आ रहे हैं। गुरु हैं, कुल गुरु को सबसे पहले बधाई। आपको तो बधाई आपको बधाई। आपने आपने हमारा सबका नाम इतना ऊंचा कर दिया है। आपके कार्य से हम सब अपने आप को अब एलिवेटेड फील करते हैं, गौरवान्वित फील करते हैं। और पूरे भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व में आपने राजस्थान का और हम सब का, जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं, पानी से जुड़े हुए हैं, हम सब का नाम आपने रोशन किया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस दिन मेरे को मालूम पड़ा, डॉक्टर पीके सिंह जी साहब ने कहा कि साहब डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, राजेंद्र सिंह जी साहब को, मैंने कहा ये अपना अहोभाग्य होगा कि वो अगर अपनी बात मानते हैं और अपने को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ अंतर हृदय से। और साथ ही मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि बहुत आपने अपना समय दिया। मैं मान सकता हूँ कि आज के परिस्थिति में हर व्यक्ति बिजी है, और आप तो जिनके पास बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, फिर भी इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से बनाने में डॉक्टर पीके सिंह जी साहब का, और डॉक्टर राजेश शर्मा जो डीन है, और डॉक्टर मंजीत सिंह, इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी करीब 350 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। ये रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही हमारे डीन डायरेक्टर्स, डायरेक्टर रिसर्च ने जो ज्वाइन किया, डायरेक्टर एक्सटेंशन, डीन राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डीन का कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, डीन फिशरी एंड डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे एसओसी जो सीनियर ऑफिसर काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे रजिस्ट्रार एंड कंट्रोलर, सभी का स्वागत है। आज का विषय एक बहुत ही अच्छा विषय है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के सामने बोलना तो एक तरह का ये है कि सूरज को दिया दिखाना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर मैं फिर भी थोड़ी कुछ बातें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उस बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। वैसे जब भी हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोग बागों के दिमाग में तुरंत ये प्रश्न आता है कि कैसे हम जो ये वेस्टेज हो रहा है उसको कंट्रोल करें, कैसे हम पानी के मूवमेंट को, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, बहुत सारी चीज डैमेज कर रहा है, हमारी लाइफ को भी डैमेज करता है। जब फ्लडिंग आती है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, उस समय जो फ्लडिंग आती है वो हमारी लाइफ को भी डैमेज करता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है। बहुत सारे वीडियो इस तरह के आते रहते हैं जब भी कहीं बारिश होती है। तो हमें बहुत जरूरी ये है कि जब बारिश आती है उस समय जो भी पानी हमारे को मिल रहा है उसको हम संचित करें, उसको संग्रहित करें, और उसको किस तरह से हम एफिशिएंटली यूज करें, जुडिशियली यूज करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यही वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। वाटर मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत सी जगह डैम और बहुत सारी जगह अलग तरह की। डैम के अंदर वाटर मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है जिससे कि उस फ्लडिंग के कारण डैम के ऊपर कोई डैमेज नहीं हो। इसी तरह इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयोगी है, और उसका भी मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कितने एफिशिएंटली पानी के जो लिमिटेड सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसको काम में लें। हमारे देश में 2.4% ही पूरे विश्व की भूमि उपलब्ध है, और करीब हम ये देखते हैं कि 4% हमारा जल उपलब्ध है, मगर राजस्थान में तो हमारा 1% ही जो पूरे इंडिया में उपलब्ध है, उसका 1% ही हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए हमारे पास वाटर की बहुत ही लिमिटेशन है, मगर इसको हमें बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लेना चाहिए। जैसे आंकड़े बताते हैं, करीब 80 से 85%, और इससे भी ज्यादा कई जगह ये भी देखा गया 87% भी हम जल के स्थान विशेष में कृषि के लिए काम में उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से 15 से 16% के करीब हम जल का उपयोग हमारे इंडस्ट्रीज में काम में लेते हैं, और करीब 5 से 7% का ये आंकड़ा देखा गया घरेलू काम में लेते हैं। तो पानी का देखा जाए तो एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज्यादा स्थान है। इसलिए इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट का एक ही बहुत अच्छा फील्ड है, और जिससे हम लिमिटेड जो भी हमारे पास पानी उपलब्ध है उसको हम सही तरह से काम में ले। बहुत सी जगह जहाँ एक्सेस वाटर अवेलेबल है या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, वहाँ ड्रेनेज मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो कि इन्वॉल्व करता है कि वाटर बजटिंग क्या है, कैसे हम सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम की एनालिसिस करें। और वाटर मैनेजमेंट को अगर अपन देखें तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको आज आप हमारे राजेंद्र सिंह जी आपको विस्तृत चर्चा बताएंगे। मैं तो यहाँ कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में जो हमें 80 से 85% तक के करीब हम जल का
उपयोग करते हैं, वैसे देखा जाए तो बिगर जल के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। अब एक हाइड्रोपोनिक विधि जो और आई है उसमें और ज्यादा जल की मात्रा काम में ली जा रही है, और उसके द्वारा तो ये देखा गया कि केवल जल ही, भूमि रहित एक ऐसा संसाधन पर बनाया जाए जिससे कि हम अपनी पैदावार करें, वो हाइड्रोपोनिक है। पानी में ही कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, मगर फिर भी दूसरी चीजों में जिसमें भी हम देखते हैं, अब जैसे चावल का उत्पादन इस बार हमारा करीब 118 मिलियन टन के करीब हो गया है, यानी कि 11.8 करोड़ टन हमने चावल का उत्पादन किया है इस साल। इसी तरीके से 108 मिलियन टन यानी कि 10.8 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन किया है, और कुल मिला के 306 मिलियन टन अनाज पैदा किया है, यानी कि 30.6 करोड़ टन के करीब हमने अनाज पैदा किया है। तो इस सारे अनाज में हमारे पास हमने पानी बहुत मात्रा में काम में लिया है। चावल के लिए तो ये बताते हैं कि चावल का 1 हेक्टर जमीन के अंदर जिसकी हमारी पैदावार जो देखी जाए तो वो 2.5 टन के करीब ही आती है, 2500 किलो ही आती है, मगर उसमें हम जो पानी काम में लेते हैं वो पानी करीब 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम लेते हैं। 120 सेंटीमीटर वाटर कॉलम का मतलब ये है कि अगर मैं 1 पैसा 1 लीटर पानी के लिए दूं तो 1 हेक्टर जमीन में, जिसमें कि हम 2500 किलो के करीब चावल पैदा करते हैं, उसमें करीब 1,20,000 रुपए का तो हम पानी काम में ले लेते हैं, जबकि 1 लीटर में 1 पैसे में 1 लीटर पानी नहीं आता। फिर भी अगर हम बहुत कंजर्वेटिवली सोचे तो ये चीज आंकड़े आते हैं। इसी तरह से अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में भी कई जगह आपने देखा होगा, यूपी में प्रतापगढ़ और उसके आसपास का इलाका जौनपुर, वहां 2 या 3 ही बुआई पानी की बुआई करते हैं, और उसको इरिगेट 2 या 3 इरिगेशन पे गेहूं पैदा हो जाता है। हमारे राजस्थान में वही, मेवाड़ में देखो या मारवाड़ में चले जाओ तो 6 से 7 तक भी बहुत से किसान भाई तो 7 तक पानी का वो इरिगेशन करते हैं। अगर 5 और 6 भी करते हैं तो आप ये देखो कि करीब 65 से 80 सेंटीमीटर वाटर कॉलम के करीब हमें पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि उसको भी अगर मैं 1 पैसा 1 लीटर में दूं तो करीब 65,000 से 80,000 का तो पानी हम काम में ले लेते हैं, और इसको कोई नहीं आंकता। ये सोचता हर व्यक्ति के साथ ये तो भगवान के दिया हुआ है, इसलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में भी हम उसको नहीं निकालते हैं कि हमारा जो कल्टीवेशन की पूरी लागत आती है उसमें भी हम इसको नहीं निकालते हैं। बड़े बहुत ही साधारण शब्दों में हम ये कहते थे कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनको हमने काम में लिया, हम उसमें भी बीज का, खाद का और इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड एंड लेबर का कंपोनेंट लगा के कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालते हैं। मगर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ऐसा ही सब हर क्रॉप में इसी तरह से, गन्ने की बात करते हैं, वैसे राजस्थान में गन्ना केवल गंगानगर इलाके में ही कहीं होता है, बाकी यूपी में और हरियाणा में जहां हम गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा करते हैं उसमें 360 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम की करीब प्रति हेक्टर देखा गया है, यानी कि 3,60,000 का तो पानी हम काम में ले लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमें सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ हमारे सारे कृषि वैज्ञानिक और कई छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए अच्छी तरीके से। बहुत सारी चीजें आती है कि हमारे एग्रीकल्चर में भी लोग बाग कहते हैं कि साहब आप मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक काम में लें। यस, मैं ये कहूंगा कि जितनी भी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उनका ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जाए, जिससे कि अब ड्रिप इरिगेशन में तो जड़ के पास ही आपका पानी जाएगा, तो आप निश्चय ही आप बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को सही सदुपयोग कर पाओगे। इसी तरीके से जो भी पानी हमारा वेस्ट बाहर बह रहा है, जो भी रन ऑफ बन रहा है, उस रन ऑफ को रोका जाए, और गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में, ये जो कॉन्सेप्ट है, हर जगह जहां भी पानी प्राप्त होता है उसी को हम काम में ले। और एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग वाले काफी करते हैं, और वो इरिगेशन शेड्यूलिंग करते हैं कि कब दिया जाए। और उसमें उसका एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी बहुत काम में उपयोग में लिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। हमारे विश्वविद्यालय ने भी इसमें काम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली ने इस पे ऊपर बाकायदा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई है कि व्हेन टू इरिगेट, हाउ टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, कब पानी सिंचाई करनी है, कितनी करनी है और कैसे करनी है। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग में इसी, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मैं सब हमारे वैज्ञानिकों को और छात्रों को ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा बीज पैदा करो जिनकी अर्ली मैच्योरिटी हो, यानी कि वो जो क्रॉप है वो खेतों में कम दिनों के लिए खड़ी रहे। जो क्रॉप 130-140 दिन तक खड़ी रहती है तो निश्चित मात्रा में वो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर निर्भर रहती है, तो क्यों ना वही क्रॉप 100 दिन में तैयार हो जाए, ऐसे बीज पैदा करने चाहिए। दूसरा, हमने ये देखा कि बहुत सारे बीजों में आजकल ये देखा जाता है कि वातावरण बदलाव के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण
हमारे काफी हद तक बहुत सारे नए इंसेक्ट पैदा हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेज बीमारियां हो गई हैं। तो हमारे ऐसे बीज होने चाहिए जिसमें बीमारी की कम मात्रा हो। और तीसरी चीज ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमें ऐसे बीज बनाने चाहिए जिसमें कि हमें इरिगेशन की मात्रा, हमारे पानी की सिंचाई की मात्रा हमें कम जरूरत पड़े। और उसके लिए कुछ ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप की भी बात हो रही है। राजस्थान के अंदर हमारे विश्वविद्यालय के पास भीलवाड़ा में एक हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा सेंटर है, और उन्होंने बहुत अच्छी तकनीकें निकाली है। आज समय का अभाव है, अन्यथा तो मैं इन पे विस्तृत चर्चा करता। मगर ड्राईलैंड फार्मिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उठ के आया है, कि ऐसे स्थान विशेष जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, या पानी होते हुए भी अगर हम कम मात्रा में पानी काम में लेना चाहते हैं और अच्छी पैदावार चाहते हैं, हमारी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, हमारा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, हमारी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो ड्राईलैंड फार्मिंग की तरह से हमें सोचना चाहिए। और इसी तरह से रोटेशनल ग्रेजिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, कि हमें एक ही क्रॉप एक ही तरीके से, जैसे आजकल मक्का है, मक्का रबी में और खरीफ में दोनों ही सीजन में पैदा की जा रही है, मगर ऐसा नहीं है कि वो एक ही फील्ड में दोनों सीजन में काम में ली जाए। और जब दूसरा सीजन है, अगर आपने खरीफ में मक्का ली है, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि रबी के अंदर आप उसी फील्ड में मक्का ना लेके दूसरी चीज करें। और जहां तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा ये सर्विदित हो गया है कि पानी की मात्रा को बचाया जा सकता है। और हमें कवर के ऊपर क्रॉप, जितनी भी क्रॉप है उसका कवर बनाया जाए। एक कैनोपी अंडर कैनोपी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें मल्चिंग की जाती है, कि यानी कि हमारे ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस, ग्लास हाउस जितने भी हैं, उसके अंदर भी एक छोटा सा जमीन, हमारी जो मेड है उसके ऊपर हम हमारा पॉलिथीन शीट लगा देते हैं, जिससे कि कारण जो अंदर पानी रहता है वो उसके अंदर ही रहता है और इफेक्टिवली जड़ को मिलता है। और इस तरह से कंपोस्टिंग है, मल्चिंग है, कवर क्रॉप है और ऑर्गेनिक है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, काम भी करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज फील्ड जो आया है, वो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, कंजर्वेशन टिलेज का। इसमें हम इस तरह के प्लाऊ, हमारे ऐसे हल काम में लेते हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट काम में लेते हैं, जिसके कारण हम पूरी तरह से जमीन को कंप्लीट टिल नहीं करते, यानी कि कंप्लीट मैकेनिकल मैनिपुलेशन नहीं करते। केवल जहां पर की जड़ जाएगी, जहां पर कि हम बीज रख रहे हैं, वो आप जीरो टिल्लेज मेथड भी आता है इसके अंदर, और पार्शली टिल्लेज करते हैं हम हमारी जमीन को। और उसके कारण से करीब उसके कारण से देखा गया 30% हमारी जी वेजिटेटिव क्रॉप रहती है पिछले सीजन की, वो एक तरह का रेजिड्यू बना रहती है हमारे जमीन के ऊपर। और इसके कारण से हमारा बहुत अच्छी मात्रा में जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, वो हमारे पास काम में रहता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें आज के परिप्रेक्ष्य में ये सोचना है कि जो भी पानी हमें उपलब्ध है उसको हम ज्यादा प्रदूषित ना करें। मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें, अब फतेह सागर, हमारी उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, लेक्स एंड फाउंटेन, मगर हमारी झीलों को देखो किस तरह से दुर्दशा कर रहे हैं। वहाँ के हमारे फतेह सागर के पास जो बम्बई बाजार है, उसमें हम देखें तो हमें सबसे पहले हमारी झीलों को, हमारे पानी को, नदियों को, तालाब को, इनका पॉल्यूशन रोकना है। और इसी तरीके से पानी का भी हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से अंडरग्राउंड वाटर का मैं एक फिगर मेरे दिमाग में आ रहा है, कि जब हम आजाद हुए थे जिस समय, उस समय करीब 5,500 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर के दर से अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल था। वो घटता घटता 1,250 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर रह गया है। तो अब क्योंकि अब धीरे धीरे अगर ध्यान देखें कि जहां पर पहले 3 इंच के करीब बिल्ड थी पानी की और 150 फीट पे पानी आ जाता था, वही जगह मैंने मारवाड़ में देखा, बहुत सारे ऐसे स्थान विशेष थे जहाँ 150 से 200 फीट पे पानी आ जाता था। अब 450 600 फीट तक पानी जा रहा है, और 3 इंच की जगह केवल 1 इंच ही उसके अंदर पूरा का पूरा पानी आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने जो प्रदूषित किया, ज्यादा किया है, हमने जो अनरेशनल यूज किया ग्राउंड वाटर का, उसको सही तरह से काम में लेना। फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाना चाहिए, और साथ में हमें क्रॉप के पैटर्न को भी बढ़ाना चाहिए। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा दूसरे क्षेत्र में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे पानी को बचत करें, कैसे हम दूसरी हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में काम करें, मगर मैं सबको ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम सब एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, तो हमें इरिगेशन के जो प्लानिंग करनी चाहिए वो इफेक्टिवली करनी चाहिए। कैसे हम एवापोरेशन को रिड्यूस करें, और इवन ट्रांसपोरेशन को रिड्यूस करें, और ड्रेनेज के
में फॉर्म में जो भी पानी जा रहा है। और मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा कि फ्लडिंग मेथड को तो बिल्कुल रोक देना चाहिए। बहुत सी जगह अभी भी किसान लोग पानी दोहरे के द्वारा पानी जाता है खेतों में और वो उससे काम कर रहे हैं। ये तो एक क्राइम घोषित करना चाहिए भारत सरकार को कि इस तरह का अगर कोई भी काम करता है तो ये गलत है। हमें हमें केवल जितना पानी क्रॉप के लिए चाहिए, जो रूट के लिए चाहिए, मैं तो कहता हूँ पुराना जो विधि थी मटका विधि, जिसमें एक मटके के जड़ के पास लगा दिया जाता था और बूंद बूंद पानी ही उस जड़ के पे जाता रहता था और वो जड़ बहुत अच्छी तरह फैलती थी। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है कि हमारे वाटर का। और ये देखा गया है विश्व स्तर पे जो हम पानी पैदा कर रहे हैं उसमें ज्यादातर पानी जो है उसको हम रिसाइकल नहीं कर पाते। जो भी हमारा वेस्टेज है वाटर का उसको हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए। और मैं तो साथ में ये भी कहूंगा कि हमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक 9R मेथड आता है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से हम सबसे पहले तो हम रिड्यूस, पहला आर जो मेथड है कि हम हमारा कंजम्पशन को रिड्यूस करें। अगर आप 2 बाल्टी से पानी से नहाते हो तो 1 बाल्टी से नहाया जाए। मैंने ये देखा कि जिस तरह से पीएचडी वालों का भी बिलिंग सिस्टम है उसमें भी कोई इफेक्टिव सिस्टम नहीं, हमेशा एक ही फिक्स बिल आएगा। भले गर्मियों में जब ज्यादा पानी काम में ले रहे हो और सर्दियों में कम ले रहे हो तो भी, तो एक मीटरिंग सिस्टम। तो हमें एक सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें जितना भी एक्सेस वाटर यूज कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए, हमें रिफ्यूज भी करना चाहिए। कई जगह आप ये देखते हैं घरों में जाते हैं हम और वहां पर हमें वो जो यूवी प्रोटेक्टेड पानी मिलता है। अब आप देखें 1 गिलास इस तरह का पानी को पैदा करने में हम 3 गिलास पानी काम में लेते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं रिफ्यूज भी करना चाहिए, हमें रीयूज भी करना चाहिए। जैसा कि भारत पूरे विश्व स्तर पे 80% पानी जो है वो विदाउट रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग हम कर रहे हैं। हमें सारा हमारा जो रिसर्च कर रहे हैं उसको भी रिसेट करना चाहिए और साथ में हमें रिबाउंड भी करना चाहिए और हमें सारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को जो पुरानी बावड़ियां हैं उनको भी रीओरिएंट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो पानी का मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी का एक ऐसा फील्ड है कि अगर उस फील्ड के अंदर इंजीनियर्स और जो वाटर से रिलेटेड डिसिप्लिन है उसके अलावा भी अगर हर शिक्षाविद इस फील्ड में उतरे तो निश्चय ही फिर भी हम इसके लिए जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पानी है तो हवा के, जल है तो जहान है और जहान है तो हमारी जान है। ये बातें सर्वविदित है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से पानी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे पानी को सही तरह से अलोकेट कर सकते हैं, कैसे हम रिट्रोफिट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को और कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कुछ ये ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। आज का बहुत एक अच्छा दिन है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी आज बता रहे हैं और वो हमें निश्चय ही बहुत सारी ज्ञानवर्धित बातें देंगे। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ और मैं ज्यादा समय ना लेके पुनः आप सबका भी स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए, करीब अब 400 के करीब पार्टिसिपेंट्स नजदीक पहुंच रहे हैं। तो निश्चय ही, क्योंकि जब डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का नाम सुना तो हर व्यक्ति ललायित था उनको सुनने के लिए। और मैं पुनः सब हमारे पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सब ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे एसओसी के सब मेंबर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष बधाई के पात्र हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी साहब। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सर। आपके इस ज्ञानवर्धन उद्बोधन हम सभी के लिए सदैव एक नई ऊर्जा का संचार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं राजेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए पीके सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर म्यूट है आपका, पीके सिंह सर म्यूट है। आज के इस समारोह में माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो उद्बोधन दिया गया, निश्चित रूप से हम इस संदर्भ में निश्चित रूप से सर कार्य करेंगे। और खास करके जो आपने कहा कि जो कृषि के क्षेत्र में पानी का उपयोग हो रहा है, जो 87% पानी हम काम में ले रहे हैं और उसकी दक्षता जो है मात्र जो है 36% है, इसके ऊपर भी निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा विभाग इस फील्ड में काम करेगा और आगे जो भी तकनीकी है उन तकनीकी ज्ञान को हम किसानों तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता माननीय राजेंद्र सिंह साहब विराजमान हैं। कुछ
पहले के कार्यक्रम के कारण उन्होंने उस समय ज्वाइन नहीं किया था। मैं राजेंद्र भाई साहब का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय की तरफ से तथा स्वयं की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें 90 के दशक से ही मिलता रहा है तथा आपकी प्रेरणा मेरे लिए ही नहीं बल्कि जल संरक्षण में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। आपके द्वारा किए गए कार्य से पूरी दुनिया को जल प्रबंधन के क्षेत्र में नई दिशा मिली है। आप जल पुरुष के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हैं तथा समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। जैसा हमारे माननीय कुलपति महोदय ने भी कहा कि पूरी दुनिया को राजेंद्र सिंह साहब के परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपने जो काम किए हैं वही आपका परिचय है। खास करके जो है तरुण भारत संघ द्वारा किए गए कार्य को पूरी दुनिया ने सराहा है। मैंने खुद कई बार तरुण भारत संघ में गया हूँ और 90 के दशक से ही मैंने कई सारे काम आपके देखे हैं और आपकी प्रेरणा से ही हमने जो है हमारे यूनिवर्सिटी के और मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे कार्य जल संरक्षण के रूप में किए हैं। मैं पुनः हम राजेंद्र सिंह साहब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मैंने जब 1 हफ्ते पहले आपसे बात किया था तो आपने सहर्ष इसको स्वीकार किया और यहाँ तक कहा कि आपके लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमारे इन्विटेशन को, हमारे विश्वविद्यालय के इन्विटेशन को आपने स्वीकार किया और आप इस कार्यक्रम में आपने अपनी सहमति प्रदान की। सभी हमारे साथी इस सुनने के लिए बेताब हैं क्योंकि राजेंद्र सिंह साहब जो है अपने उद्बोधन के लिए भी जाने जाते हैं। आप काफ़ी अच्छा उद्बोधन जल संरक्षण के में देते हैं और इसीलिए इतनी भारी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग जुड़े हुए हैं। मैं मंजीत सिंह जी से आग्रह करूँगा कि राजेंद्र भाई साहब हालाँकि उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी जो है एक परिचय के लिए जो है मैं मंजीत सिंह को आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जो जल पुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं को आमंत्रित करने से पूर्व उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का जन्म 6 अगस्त 1959 को डोला गांव बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ। आप आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हैं, हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़, 2016 में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर और 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा आपको ऑनर्स डॉक्टर की डिग्री से नवाजा गया है। आपके उल्लेखनीय कार्यों को समय समय पर विभिन्न अवार्डों से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ अवार्डों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2001, जमनलाल बजाज अवार्ड 2005, नोबेल प्राइज अवार्ड 2015, अहिंसा अवार्ड 2018, अर्थ रिपेयर अवार्ड 2019 बाय यूएस सैटेलाइट एंड पृथ्वी भूषण अवार्ड 2019 नई दिल्ली आदि अनेक अवार्ड आपको समय समय पर मिलते रहे। आप तरुण भारत संघ के फाउंडर और प्रेसिडेंट रहे हैं जो 1975 में थानागाजी तहसील अलवर राजस्थान में स्थापित हुआ था। गत 44 वर्षों से आप तरुण भारत संघ के सहयोग से 11,800 जल संरचनाएं बनाई हैं और 1200 से अधिक गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाया है। आप द्वारा किए गए कार्यों से 12 नदियां पुनर्जीवित हुई हैं, जिनमें से अरवारी, रूपारेल, सरसा, बागनी, मेसवाड़ा, साबी, तिबरा, शेरनी, जहाजवाली राजस्थान में है, आगरनी, महाकाली महाराष्ट्र में है और एक रिवर इंसरना हाइलिन कर्नाटका में है। आपके इस उल्लेखनीय कार्य से करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में क्लाइमेट चेंज हुआ है और वहाँ का जो है जल स्तर में काफी बदलाव आया है। आप द्वारा जल नैतिक न्याय विश्व शांति यात्रा अप्रैल 2015 में प्रारंभ की गई थी, जो नवंबर 2020 तक निरंतर चल रही थी। इस दौरान आप अफ्रीका, सेंट्रल वेस्ट एशिया, यूरोप के 60 से अधिक देशों का आपने भ्रमण किया है। डॉक्टर सिंह का उद्देश्य है दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार से बचाना। जैसा कि हर कोई कहता कि तीसरा वर्ल्ड वार पानी के लिए होगा और डॉक्टर सिंह साहब पानी को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डॉक्टर सिंह सभी धर्मों
एवं प्रकृति का सम्मान करते हैं। नीर, नारी और नदी को भगवान का स्वरूप मानते हैं और महात्मा गांधी के संदेश ही उनकी जीवन शैली है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी एक मेहनती, पूर्ण तरह से समर्पित व्यक्ति हैं। इन्होंने पानी के जरिए दुनिया में शांति बनाने का संकल्प लिया है और यह किया जा सकता है। ये कार्य के लिए हम सब एक साथ हैं। हम बड़े सम्मान के साथ माननीय वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को उद्बोधन और आशीर्वचन प्रदान करने हेतु आमंत्रित करते हैं। सर थैंक नमस्ते सर। धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सर सबसे पहले तो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के गुरु डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर का और पीके सिंह जी, मंजीत जी, आप सबका बहुत बधाई देता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक में ये कार्यक्रम रखा। मैं आपके इस जल संरक्षण के काम को थोड़ा गहरी और बड़ी दृष्टि से देखता हूँ। वैसे तो कुलगुरु कुलपति श्री नरेंद्र सिंह राठौड़ जी ने आज एग्रीकल्चर में कैसे इस पूरी प्रकृति का नरिशमेंट करते हुए इंसान की ज़रूरत पूरा करने के लिए कम से कम पानी में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। मैं उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने, उनके मन में पानी है और ये पानी उन्हीं के मन में आता है जिनकी आंखों में पानी होता है। जिनकी आंखों का पानी सूख जाता है उनके मन में पानी नहीं रहता। तो श्री राठौर साहब ने पानी की बातें जो की हैं उनको आज चर्चा करते हुए मैं, यदि भारतीय ज्ञान तंत्र में इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में इस पानी को देखने का नजरिया देखें तो 6 आर थे। फर्स्ट आर था रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, सेकंड था रिड्यूस यूज ऑफ वाटर। यदि रेस्पेक्ट नहीं होगा तो आप रिड्यूस यूज नहीं करेंगे, फिर आप उसको कमोडिटी की तरह देखेंगे। फिर आपके पास पैसा होगा तो पानी की बर्बादी करेंगे, ज्यादा बर्बादी करेंगे, कहेंगे यार तो बहुत सस्ता आता है। तो फर्स्ट आर है रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, सेकंड रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, थर्ड retreat, recycle and reuse and rejuvenate this planet by this water। ये जो 6 आर हैं ये पानी की साइंस विद सेंस बताते हैं। आज जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, उसको हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और इक्वेशंस पे यूज करते हैं। तो जब साइंस को कैलकुलेशन और इक्वेशन से यूज करते हैं तो उसमें से सेंस खत्म हो जाती है और आज पानी के बारे में सेंस खत्म हो गई है। इसीलिए हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो धरती है, उसको बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इसका सॉल्यूशन केवल एग्रीकल्चर अडेप्टेशन और मिटिगेशन है। एग्रीकल्चर में जब आप वाटर का रेस्पेक्टफुली यूज करते हैं तो जैसा कुलपति जी ने कहा कि 37% पानी से हम 85% पानी जो खर्च कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो पानी का संकट है ये केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का है। पिछले 6 वर्षों से मैंने अफ्रीकन और सेंट्रल वेस्टर्न एशियंस कंट्री में बहुत गहराई से अध्ययन करा और पता चला कि वहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ के लोग ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर लाचार, बेकार और बीमार होकर गुजर रहे हैं और वो ज्यादातर यूरोप के शहरों में जा रहे हैं। उनका यूरोप की तरफ जाना ये बताता है कि यूरोप के लोग उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कह के बहुत ही अनरेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं है उनका। फॉर्चुनेटली अभी मेरा कंट्री ऐसा नहीं हुआ है। अभी मेरे कंट्री के जो
लोग वहां जाते हैं, उनको क्लाइमेट रिफ्यूजी नहीं कहते, उनको इकोनॉमिक रिफ्यूजी कहते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग वहां कमाने के लिए जाते हैं और अपनी कमाई भी करते हैं, उनकी कमाई भी करते हैं, अपने से ज्यादा कमाई करने से ज्यादा उनकी कमाई कर जाते हैं। तो इसलिए हमसे वो इतने नाराज नहीं हैं। बट पूरी दुनिया को यदि देखें तो इस वक्त जो सिनेरियो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट और गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेट्स के बीच जो टेंशन है उसका बड़ा कारण ये फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो लोग तो उजड़ के जा रहे हैं और सरकारें जो वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो उसके बारे में बॉदर नहीं करती कि उनको कैसे अपने देश में रोक कर उनको ठीक किया जाए, ठीक से उनका इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी ये सब किया जाए। क्योंकि जो नेशनल गवर्नमेंट है उनको कॉरपोरेट ने इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन के नेटवर्क में धकेल दिया है। इसलिए ऑल नेशनल गवर्नमेंट्स ऑन दिस वर्ल्ड टुडे दे आर जस्ट अबाउट द इकोनॉमी और प्रॉफिट बारे में ज्यादा चिंतित हैं, शुभ को भूल गए हैं। लाभ ही लाभ है और शुभ रहा नहीं है। इसलिए जो आज ये हमारा क्राइसिस है वाटर स्केर्सिटी का, हमारे सॉइल के करेक्टर का, हमारे एटमॉस्फेयर और हमारी धरती, हमारा पानी, हमारे पूरे भगवान पे संकट आ गया है। हमारे भगवान का संकट है, भय से भूमि, ऐसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये जो भारतीय भाषा में सूत्रात्मक भगवान का वैदिक काल में हमारा यही भगवान होता था। ये मंदिर तो अब बनने लगे और मंदिर में अब पत्थर में भगवान जी को बैठाने लगे, पर भगवान जी हमारे हमेशा जीवित थे, सजीव थे। हमारे भगवान जी खुद थे और हमें भी जीवित रखते थे, क्योंकि भगवान का मतलब है पंच महाभूत। और इन पंच महाभूतों के पोषण का काम करते हुए भारत की खेती, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, ये जो घाघ कवि ने कहा था कि खेती ही सबसे उत्तम है, वो इसीलिए कहा था कि हमारी खेती में प्रकृति और मानवता दोनों का बराबर पोषण था, दोनों का बराबर नरिशमेंट था। इसलिए हम जो ये मॉडर्न एजुकेशन आई है, इस मॉडर्न एजुकेशन में जो हमारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है वो मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए एक्सट्रैक्शन और एनक्रोचमेंट, पॉल्यूशन, ये तीन चीजें ज्यादातर हम लोग सीख रहे हैं। इसलिए जब से हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तब से हमने धरती का पेट खाली कर दिया। हम अब धरती को नरिश करने के लिए धरती से हम उतना ही लें जितना हम धरती को अपने पसीने से दे सकते हैं। वो भारत का सिद्धांत था। भारत खेती करने वाला किसान अपने पसीने से अपनी मिट्टी को सींचता था, पोषित करता था, उसके पोषण को बना के रखता था, तब वो पैदा था। इसीलिए उस तरह की जो खेती थी, वो जो एग्रीकल्चर था, उस एग्रीकल्चर में वाटर का अडेप्टेशन था, उस एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, उन सब को एड्रेस करने का सिस्टम मौजूद था। लेकिन हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर ने भी, हमारी दूसरी जो और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग आई, उसने इन सब चीजों में हमें थोड़ा नजरअंदाज किया। इसलिए हम अपने भगवान से भी दूर हो गए। खासकर मैं कुल गुरु जी को बताना चाहता हूँ कि भारत के लोग जब तक अपने पंच महाभूतों को भगवान मानते थे, तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी का नारायण मानकर, नीर नारायण मानकर उनका सम्मान किया करते थे। और तब स्कैर्सिटी नहीं थी, क्योंकि हम अपनी खेती के लिए बहुत सोच समझ के पानी लेते थे और हमारा क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ था। हमारे सामने ये क्राइसिस नहीं थी, ये चैलेंजेस नहीं थे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं। थर्ड, ये चैलेंजेस उस जमाने में हमारे सामने नहीं थे। ये चैलेंजेस के सॉल्यूशन बहुत सिंपल हैं। वीसी साहब ने भी बताया कि यदि भारत में एग्रीकल्चर में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर करके रिड्यूस यूज इन
और स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, ये पढ़ाने का काम, ये शिक्षण का काम यूनिवर्सिटी कर सकती है। यूनिवर्सिटी में एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाई जा सकती है। वो मूवमेंट इज ओनली फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन, वन हैंड कंजर्वेशन एंड अदर हैंड डिसिप्लिन यूज ऑफ वाटर। और ये सारे काम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट से ही पॉसिबल हैं। दोस्तों, आज भारत में वाटर स्केर्सिटी बढ़ रही है, डाउट बढ़ रहा है। 17 स्टेट और 365 डिस्ट्रिक्ट पार्टली और फुल्ली फेसिंग scarcity of water. Why? Because our technology just teaching us extraction for the underground aquifers. तो जब हम अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को ओवरड्राफ्ट कर देंगे तो हमारा जो रियल वाटर बैंक है, हमारा जो रियल आरबीआई है, वो खाली हो जाएगा। फिर ये देश कैसे चलेगा? इस देश को यदि चलाना है तो फिर हमारे रियल आरबीआई को, रियल वाटर बैंक को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यदि हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जाते जाएंगे तो हमारा ये काम नहीं होगा। दोस्तों, 72% अंडरग्राउंड ऑफ इंडिया टुडे इज द ओवरड्राफ्ट। ये जो क्राइसिस है, ये मुझे डर पैदा करती है मेरे मन में कि जैसे अफ्रीकन और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज अब क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन के जा रहे हैं, शायद भारत के लोगों को भी कहीं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी ना बना पड़ जाए, कहीं उनका भी ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ना होने लगे। अभी तो हम भारत के लोग केवल गांव से उजड़ के शहर में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ रोटी रोजी का इंतजाम हो जाता है, लेकिन फिर शहर में भी पानी नहीं होगा, फिर एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर भी नहीं होगा। तो ये जो क्राइसिस है हमारे फ्यूचर की, ये क्राइसिस, ये जो रिसर्च है ये आपको बता रही है, जरा इसको देख लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो क्राइसिस थी जो मैंने अभी आपको शो की, ये क्राइसिस इसलिए थी कि हमने टेक्नोलॉजी को कॉन्शियसनेस और कंसर्न लेस बना दिया। हमारी कॉन्शियसनेस भी गायब हो गई और कंसर्न भी गायब हो गए। इसलिए हम केवल सरफेस के पानी के मैनेजमेंट में चले गए। बड़े डैम, लार्ज डैम, इरिगेशन, डायरेक्ट इरिगेशन, सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन, उसमें चले गए। और हमारे जो अंडरग्राउंड बैंक थे, रिजर्व बैंक थे, देखो ये जो जियो हाइड्रो साइंस में बहुत सिंपल साइंस है और ये साइंस बहुत ही सेंसिबल साइंस है। दिस साइंस विद सेंस है। मुझे जब मेरे अनपढ़ टीचर फार्मर ने मुझे सिखाया तो दो तरह के फ्रैक्चर्स धरती में होते हैं। एक कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं। कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स में नीचे पानी मिल जाता है और जहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं वहां पानी नहीं मिलता। मेरी स्लाइड में आप देखेंगे कि सब डैम के नीचे डिफरेंट कैरेक्टर के एक्यूफर्स हैं। तो हमने मेरे टीचर ने मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी कंप्लीट की। मुझे सबसे पहले उसने ड्राई वेल्स के अंदर जो 150 फीट गहरे थे, चमड़े के चरस में बैठा के नीचे कुएं में डाल दिया और 5 मिनट बाद निकाल के मुझसे पूछा कि तुमने धरती में क्या देखा? तो उस कुएं में, पहले कुएं में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे। उसने कहा यहाँ पानी है धरती में नीचे, क्योंकि ऊपर का पानी नीचे जाता है, धरती को रिचार्ज करता है। जहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थे तो वो कहा नीचे जो फ्रैक्चर्स हैं वो ड्राई हैं, नीचे पानी नहीं है। तो आपको यदि वाटर बॉडी बनानी है, जोहड़ बनाना है, बांध बनाना है, तालाब बनाना है, चेक डैम बनाना है, तो आप ये धरती के अंदर की जो फ्रैक्चर्स हैं, धरती के अंदर की बनावट को सीखकर यदि धरती के ऊपर का काम करेंगे तो हमारे धरती का पेट पानी से भरा रहेगा। इसलिए ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड हमारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को, पीके सिंह साहब, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को साइंस के साथ जोड़ती है। यदि हम हमारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को इंटीग्रेट कर दें विद साइंस, तो फिर हमारे मन में ये आने लगेगा कि हम केवल सरफेस के पानी का नहीं, बल्कि जो अंडरग्राउंड एक्यूफर हैं, जो हमारे रियल रिजर्व बैंक हैं, उनको भी कंसीडर करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, किसी भी नदी के का जो कैरेक्टर होता है उसमें ये 3 तरह के एक्यूफर होते हैं और ये 6 तरह की मिट्टी की बनावट होती है। तो हम यदि सरफेस के ऊपर पानी का काम कर रहे हैं तो एक रिवर बेसिन में नीचे के भी जो मिट्टी की बनावट
उसको जानना और उसको जान के समझ के काम करेंगे तो हम पानी का काम कर पाएंगे। इसलिए हमें ये देखना होगा कि भारत में कैसे इतने लंबे समय तक पानी मिला। हम राजस्थान के साथी जानते हैं, राजस्थान में भारत में सबसे ज्यादा कल्चर्ड लोग रहते हैं जो पानी के प्रति सजग और जागरूक हैं। दोस्तों, ये गढ़सीसर ताल है जैसलमेर का। जब ये तालाब बना तो उस वक्त के इंजीनियर ने नीचे की तरफ एक हाथी और ऊपर की तरफ एक घोड़ा बनाया। क्यों बनाया? इंची टेप क्यों नहीं लगाया? मीटर क्यों नहीं लगाया? जब ये हाथी डूबता है, क्योंकि हाथी को लोग पहचानते हैं, तो जब हाथी डूबता है तो 1 साल का पानी इस गढ़सीसर ताल में भर जाता है, जो 2000 लोगों को रोजाना 10 लीटर पानी पिला सकता है और 15,000 ऊंटों को जो कंधार, काजिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार तक व्यापार में जाते थे, उनको 15 लीटर रोजाना पानी देने की व्यवस्था थी। ये जो कंजर्वेशन और डिसिप्लिन यूज था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो इंडियन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का जो रियल कैरेक्टर था, उसको हम भूल गए। अब जरूरत है कि हम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करें और कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेशन को बढ़ावा दें और लोकल यूज और लोकल विजडम और लोकल टेक्नोलॉजी को भी हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, हमारी सिविल इंजीनियरिंग में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मुझे मालूम है पीके सिंह साहब ने गोगुंदा में जब हमारे साथ मिलकर एक बहुत सुंदर बांध बनाया था, तो वहां के लोकल लोगों को भी अपनी नॉलेज के साथ साथ, अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ लोकल लोगों को भी बहुत सुना था। और उन्होंने जब कहा कि अपरा उस तरफ बनाओ, इधर बनाओ, तो उन सारी बातों को जब एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को ध्यान से सुनता है, तब फेल्योर्स कम होते हैं। जब वो सुनता नहीं है तब फेल्योर बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम लोकल कम्युनिटी को, लोकल यूथ को इस काम में लगाएं। हमने पूरे लोकल यूथ को रिसोर्स मैपिंग करना सिखाया, साइट सिलेक्शन सिखाया और कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन सिखाया और फिर कामों, एजुकेशन और पानी के बंटवारे सब गांव लोगों को, अनपढ़ लोगों को भी सिखाया। मुझे लगता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उदयपुर की एग्रीकल्चर, उसमें अब एक बहुत ही प्रतिभावान, जिनके मन में, जिनकी आंखों में भी, मन में भी, हृदय में भी पानी है, ऐसे वीसी बने हैं, कुलगुरु बने हैं। उनके काल में ये यूनिवर्सिटी यदि उस रीजन में एक वाटर लिटरेसी की ड्राइव ले, तो मैं वीसी साहब आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप मुझे कभी भी याद करेंगे उस काम के लिए। आपके साथ आकर बिना किसी आपकी लायबिलिटी के, बिना आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के, मैं अपने आप आ जाऊंगा और आपके काम में आपका साथी बनकर जरूर मदद करूंगा। क्योंकि आप जैसे प्रतिभावान कुलपति कभी कभी मिलते हैं यूनिवर्सिटियों को। अच्छे प्रतिभावान कुलगुरु का हमारे यहाँ आना हमारे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। इसलिए आप यदि अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर का एक पब्लिक काम शुरू करेंगे, और पीके सिंह जैसा आपका एक आज्ञाकारी शिक्षक वहां है, तो ये काम आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छे से बढ़ सकेगा। दोस्तों, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारी जो लोकल इंजीनियरिंग है वो कितनी नेचुरल इंजीनियरिंग है। जहां स्टीप स्लोप थे, पानी का फोर्स बहुत तेजी से आता था, वहां उन लोगों ने कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए, हजारों डैम बनाए, बिना स्टील, बिना आयरन, बिना सीमेंट, और उनमें से एक भी नहीं टूटा, सारे के सारे खड़े हैं। और जहां हमें नेचुरल डिप्रेशन मिलता था, वहां हम कॉनकेव स्ट्रक्चर्स बनाते थे, जहां हमें जेंटल स्लोप मिलता था, वहां स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाते थे। तो हमने हमेशा अपनी स्ट्रक्चर्स में नेचुरल इंजीनियरिंग को और लोकल विजडम को और जो हमारी साइंस विद सेंस है और जो हमारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विद कॉन्शियसनेस और विद कंसर्न है, उसको यूज करके काम किया। तो बिना साधनों के, अब आप देखेंगे कुल हमने 11,800 वाटर बॉडी बनाई, जिसके कारण 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए। इन 2.5 लाख लोगों को जब कुओं में पानी आया तो खेती करने लगे। 17 लाख लोग वापस अपनी जमीन पर, जो 1980 के दशक में डिस्प्लेस हो गए थे विदाउट वाटर, वो अपनी जमीन पर आकर खेती करने लगे। ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ,
इस पानी के काम से, उसकी साइंस विद सेंस है। जहां पानी बरसता है ऊपर से दौड़कर नीचे चलता है, जहां वो चलता है वहां वो उस धरती को पानी से भर देता है। तो हमें ये देखना होगा, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन रिचार्ज कर रहा है पानी को और स्ट्रक्चर्स को, और नदी को बहने लगता है। ये जो नदी है जो सूख गई है, मर गई है, वो नदी अब बहने लगी है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख सकते हैं। 1985 में जब काम शुरू किया था तब ये नदी सड़क की तरह यूज होती थी, अब ये नदी नदी की तरह यूज होती है, पूरे साल बहती है। ये पहाड़ उस तरफ उस जमाने में बैरन थे, अभी हरे हो गए। आप जानते हैं ये कहानी, 1988 में मैंने पहली बार अरावली में जो 28,000 माइल्स चल रही थी, गुजरात के हिम्मत नगर से लेकर पार्लियामेंट तक, दिल्ली रिज तक, कहीं स्टोन माइंस, कहीं डोलामाइट, कहीं सैंड, कहीं सैंड माइंस, कहीं ग्रेनाइट, सारी की सारी 91 में बंद कराई और 92 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक कानून बनवाया, अरावली को एक सेंसिटिव डिक्लेयर कराया। इसके कारण अब अरावली में उतना डिजास्टर नहीं है जितना उस जमाने में डिजास्टर था। माइनिंग का डिजास्टर कम हो गया है, रुक गया है। इसलिए पानी का जो रिचार्ज है वो हमारे इलाके में बढ़ा है। आप देख सकते हैं 1980 में ये जो नदी थी कैसे बैरन सूखी थी, अभी ये नदी बहती है। वो पुराना पेड़ जब बहुत छोटा सा पेड़ था, अभी इतना बड़ा हो गया और पूरी पेरेनियल। ये चारों फोटोग्राफ फरवरी के महीने के हैं, 20 फरवरी के। ऐसा नहीं है कि फोटो पॉइंट मॉनिटरिंग जून का और जुलाई का दिखा दें, ये तो उसी तारीख के फोटो हैं जिस तारीख का वो सूखे का है और जिस तारीख का पानी का है। फोटो पॉइंट मॉनिटरिंग को बहुत मुस्तैदी से किया जाता है, वही स्थान होता है, वही टाइम होता है और वही दिन होता है, तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये आपको बता देगा। ये जो जब आप किसानों की साइंस से किसानों की तरह काम करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स था वो आपकी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में भी आया। उन्होंने एक पूरे हमारे काम का रिसर्च करके कहा, 16 मार्च 1994 और 20 मार्च 2014 उन्होंने कहा कि इस काम के कारण नदी बहने लगी और इमेंस इंक्रीज वेजिटेशन इज क्लियरली इन दिस रीजन। दोस्तों, जब बुखार चढ़ता है तो आप अपने माथे पर पानी की पट्टी रखते हैं। हमें धरती के माथे पर भी इसी तरह पानी की पट्टी रखनी होती है, क्योंकि आज धरती को बुखार चढ़ा हुआ है। धरती का बुखार ठीक करना है, मौसम का मिजाज ठीक करना है, तो फिर पानी की जगह जगह पट्टी रखनी पड़ेगी, तालाब बनाने पड़ेंगे, जोहड़ बनाने पड़ेंगे, चेक डैम बनाने पड़ेंगे, एनीकट बनाने पड़ेंगे, और जो पुराने बने हुए हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, उनको इफेक्टिव करना पड़ेगा। हमने वही किया और उसके कारण मिट्टी में मॉइस्चर आया। जब मिट्टी में मॉइस्चर आया तो हरियाली अपने आप आ गई और ये इलाका हरा भरा होने लगा। हमने ये काम गांव से शुरू किया था और फिर पूरी रिवर बेसिन लेवल पे रिवर के पार्लियामेंट बनाई और फिर उन्होंने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ किया। हमने पुरानी और नई सारी स्ट्रक्चर्स को ठीक करके ऊपर से नीचे तक काम किया और अपने भगवान को जागृत किया। हमारा भगवान है वैसे भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, ऐसे अग्नि वैसे नीर। इन पंच महाभूतों के चारों तरफ ही हमारा काम रहा और उसके कारण जो सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है खेती में, उसको हम 30% तक कम करके ले आए। हमने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक कर दिया। जब आपका क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ लिंक हो जाएगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और इरोजन और सिल्टिंग रुक जाएगी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर होगा, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी नेचर का नरिशमेंट बढ़ जाएगा। सर, मेरा ये टीचर बैठा है जिसने मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी कराई थी। एक मेरी नेचुरल इंजीनियरिंग में पीएचडी कराई एक दिन में, ऊपर से पूरी नदी का ट्रांजैक्ट करते हुए, पैदल चलते हुए, कहाँ हमें चेक डैम बनाना, कहाँ हमें बांध बनाना, वो सिखाया। और ये जब अपनी इस धरती से दुनिया से जा रहे थे तब एक गीत गाते थे, मैं 2 बार नहाता था अब 2 बार नहाता हूँ। जिस जमाने में यहाँ पानी नहीं थे, कुएं सूख गए थे,
तो ये होली दिवाली पर पूजा करने के लिए नहाते थे। अब दिन में 2 बार नहाते हैं, सुबह और शाम। ये औरतें क्रास्का गांव की औरतें हैं। क्रास्का गांव से आलगुआल 9 किलोमीटर है। क्रास्का गांव की औरतें ओलगुआल पानी लेने आती थी, 8 घंटे लगते थे। तब एक भी लड़की ना स्कूल जाती थी, ना एक भी लड़का जाता था। अब इनके गांव की सारी लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख सकते हैं 1985 और वर्ष 2000 में किस तरह से धरती पर परिवर्तन आया। दोस्तों, ये जो पानी है ये फूड से जुड़ा हुआ है, हरियाली से जुड़ा हुआ है। तो हमने कभी भी आजकल के मॉडर्न एग्रीकल्चरिस्ट कह देते हैं कि यार ये पेड़ काटो, पेड़ों पे चिड़िया आती हैं और वो आपकी फसलों को नुकसान करती हैं। हमने एक भी पेड़ काटा नहीं, पेड़ लगाए। हमने एग्रीकल्चर, हमने वृक्ष खेती शुरू की, वृक्षों के साथ खेती। उससे वृक्षों से हमारा फोड़ा हुआ और नीचे जमीन पर चारा होने लगा। दोस्तों, मैं अब 3 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूं, पर मैं आपको अपने काम का इम्पैक्ट बताना चाहता हूं। ये जो 38 सालों में हमने 11,800 वाटर बॉडीज बनाई, उनका इम्पैक्ट क्या है। पहले हमारी पूरी अरावली में जब नंगी हो गई थी तो सूरज की आने वाली रेड हीट हमारी अरावली को गर्म करके टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा देती थी। और वो जो 1 डिग्री टेम्परेचर था, उसके कारण बादल ऊपर उठ जाते थे, धरती से ऊपर, और पीछे हवा के दबाव में आगे निकल जाते थे। हमारा इलाका डेवलपमेंट के डिजास्टर से ग्रसित था। और उस इलाके में जब हम लोगों ने पानी का काम शुरू किया, उसके बाद इस पानी के काम से पहले हमारे गांव की औरतें एक गीत गाती थी, बादल आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर वो बरसते नहीं है मेरे गांव में, न जाने रूठ कर चले जाते हैं कहाँ। वो हरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ हरियाली होती है, क्योंकि हरियाली भी हीट देती है, वो ग्रीन हीट होती है, और समुद्र के आने वाले बादल में ब्लू हीट होती है। तो ग्रीन हीट और ब्लू हीट दोनों बदल मिलकर बरस जाती हैं। मेरा इलाका ये जहां एरो देख रहे हैं, ये है रेड हीट के अंदर था, इसलिए पूरा रेन शेडो था। हम लोगों ने इस पूरे इलाके में 11,800 वाटर बॉडीज बनाई। इन वाटर बॉडीज से तो बारिश नहीं आती थी, पहले ही जैसा हाल था, क्योंकि वाटर बॉडी बनने से बारिश नहीं आती। तो फिर क्या किया हमने, फिर ये जो बारिश यहाँ आती थी ग्रीन हीट में, हरियाली में, इस बारिश के पानी को डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज को पेरिनिल कर लिया। हमारे इलाके में हरियाली बढ़ने लगी, खेती होने लगी, और फिर माइक्रो क्लाउड्स हमारे इलाके में बनने लगे। हमारे इलाके के माइक्रो क्लाउड्स ने मैक्रो क्लाउड्स को अपने साथ बुलाया। माइक्रो क्लाउड्स और मैक्रो क्लाउड्स दोनों जुड़ गए। दोस्तों, कैसे का चेहरा बदलता है। हाँ, इतिहास जल्दी बदल जाता है, पर भूगोल को बदलने में ज्यादा समय लगता है। ये भूगोल को बदलने का काम था, इसलिए ये परिवर्तन 12 सालों के बाद शुरू हुआ, और आज मुझे पूरे 38 साल हो रहे हैं अब इस काम को करते हुए इस इलाके में। तो अब इस इलाके में रेड हीट गायब हो गई और बारिश होने लगी, क्योंकि माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ हमारी वाटर बॉडीज में, और माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलने लगे, अच्छी बारिश होने लगी। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के 2 तरह के एलिडो इम्पैक्ट होते हैं। आपकी जो क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बहुत कैलकुलेटिव और इक्वेटिव है। मैं कॉमन सेंस वाली साइंस में आपको जो मैंने मेरी आंखों से देखा और जिया है वो आपको बता रहा हूँ। अभी बादल आने लगे हैं हमारे इलाके में, बस हैं, और अब रेड हीट नीचे नहीं जाती, अब जितनी हीट चाहिए वो ही जाती है। उसके कारण ये जो टेम्परेचर है वो नीचे आ गया है। और एक तरह से ये जो हमारा छोटा सा पानी का काम था, इसने एक बड़ा परिवर्तन किया। दोस्तों, 2012 में मैंने कहना शुरू किया था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। बट 2012 से तक मुझे सुना नहीं गया। फॉर्चुनेटली भारत का ही उस वक्त क्लाइमेट चेंज काउंसिल का चेयरमैन था, उसने भी नहीं सुना।
फाइनली हम लोगों ने एक बड़ी मूवमेंट खड़ी की और 60,000 लोग पूरी दुनिया से वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर कहने वाले हो गए। मुझे बताते खुशी है कि अब हमारी एग्रीकल्चर में और हमारे भारत के नेशनल प्लान में भी वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर को ध्यान में रखकर नेशनल क्लाइमेट चेंज का प्लान बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में SDG 13, SDG 6 और में भी है वो, और COP 21 2015 जब हमने 2 महीने तक तैयारी करके फ्रांस में पेरिस में ये मूवमेंट शुरू किया था कि इस बार हम इस एग्रीमेंट को नहीं लागू होने देंगे यदि UN ने और दुनिया के सारे हेड्स ने इसको स्वीकार नहीं किया। मुझे दोस्तों ये बताते हुए खुशी है कि ये भारत का स्लोगन था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, एंड फाइनली UN ने इसको मान लिया और अब केवल हवा के बारे में नहीं, केवल ओजोन लेयर की चिंता नहीं, बल्कि हेल्थ ऑफ अर्थ, हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारी सॉइल की हेल्थ के बारे में और वाटर के बारे में अब चिंता होने लगी है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। मैंने ज़्यादा समय लिया हो तो माफ़ करिए, और यदि कम समय लिया हो तो मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी की, फिर भी समय यदि ज़्यादा ले लिया है तो क्षमा चाहता हूँ, और अब आपके हाथ में, मेरी बात खत्म। जय हिंद। मैं एक बार फिर राठौर साहब को सल्यूट करता हूं और बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको जब भी कुछ मेरी जरूरत लगे तो मैं आपके यहाँ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू वेरी मच सर। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके लिए आप करिएगा। हेलो, रंजीत कंटिन्यू। तो धन्यवाद वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक, सारे मानव धरती की रक्षा के लिए सबको झंझोड़ने वाला बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। आपका कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के सोपान पे समापन उद्बोधन हेतु मैं डॉक्टर अजय शर्मा, प्रोफेसर एवं डीन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर अजय शर्मा सर। धन्यवाद मंजीत जी। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, माननीय कुलपति MPUIT, जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, तरुण भारत संघ अलवर, संयोजक मेरे साथी डॉक्टर SK शर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र नेपालिया, डॉक्टर SR बाकर साहब, डॉक्टर महेश कोठारी, आयोजन सचिव डॉक्टर PK सिंह, सह आयोजक सचिव डॉक्टर मंजीत सिंह, और सभी इसमें जो जुड़े हैं विद्यार्थी और मेरे अन्य साथी। जो शुरुआत इसमें आया है, पहला शब्द तो मेरे को समापन के लिए, उद्बोधन के लिए रखा है, तो ये मैंने हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के जो हैं महारथी, उनसे आज रूबरू होने का मौका मिला और उनके विचारों से हम अवगत हो सके। शुरुआत होती है जल है तो जीवन है, बिल्कुल सही कहा है। जल है तो उसी के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ 2 साल पहले लगभग की बात है, एक बार डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से मिलने का मेरे को मौका मिला था। एक मारवी प्रोजेक्ट में हीता गांव में डॉक्टर PK सिंह जी के साथ हम गए थे, और डॉक्टर महेश्वरी जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के, वो भी उसमें वहाँ थे। तो मैं जब गया तो मेरी मानसिकता ये थी कि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदमी से मिलने जा रहे हैं और उनका व्यक्तित्व कुछ और होगा, और एक अलग अनुभव महसूस कर रहा था। लेकिन वहाँ जाके जो मैंने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी तो एक हिता के गांव वालों के साथ ही इस तरह से मिले जुले हुए लग रहे थे कि उनसे अलग होना ही मुश्किल दिख रहा था। तो सर की ये महानता है, और जो
इस तरीके से उनका जुड़ाव है लोगों के साथ काम करने का, ये उसी का परिणाम है कि आज जो है सर के प्रयास जो है फलीभूत हो रहे हैं। जो उन्होंने काफ़ी इसमें अपन को वीडियो उसमें प्रेजेंटेशन में भी दिखाया, और जो परिवर्तन पिछले 20 सालों में 38 सालों में दिख रहा है वो बिल्कुल एक सर के प्रयासों का ही नतीजा है। तो सर का जो व्यक्तित्व है वो ही उसको प्रयासों को फलीभूत करने में दे रहा है। जैसा कि अब मैं राठौर साहब के बारे में तो ज़्यादा क्या कहूँगा, कुछ भी उनके लिए कहूँ उतना कम है, क्योंकि सर के प्रयासों से और विजन से ही और प्रेरणा सोच से ही हम सब जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। और सर का जो ये जो कहा है वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने भी जो चीज़ कही है, मैं उसको वापस से कहना चाहूँगा कि पानी के बारे में वही सोचता है जिसके मन में पानी जुड़ा है और जिसकी आंखों में पानी है। तो ये परिभाषा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने हमारे वीसी साहब के लिए दी है। पर यहाँ एक मैं थोड़ा सा इसमें एक और जोड़ूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी पे ये पूरी तरीके से ज़्यादा लागू है, और हम तो उनके सर के प्रेरणा स्रोत के तौर पर मन में पानी लेके आगे और आंखों में पानी लाके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और राठौर साहब जो है हमारे इसमें पूरे एक स्तंभ के रूप में हम तो दे रहे हैं। और इसी का एक नतीजा ये है कि जल प्रबंधन मंत्रालय भारत सरकार के साथ हमारा एक एमओयू हुआ है, जिसमें हम जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लेवल पर एक हमारा एमपीईटी का जो है सहयोग देंगे और एमपीईटी का नाम आगे आएगा। सर ने दो चीज बातें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हैं, जिसमें कि मोर क्रॉप पर वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, ये आज की तारीख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। दूसरा ये आता है कि कम समय की फसल जिसमें हम पानी का कम यूज करें, उससे हम मैनेज कर पाएं, हमारे तालाबों और इनकी हम साफ सफाई रखें, इनका संरक्षण करें। और सर की प्रेरणा से ही हमने जो है टेक्नोलॉजी पार्क में हमारे जो इंस्ट्रक्शनल फार्म यूनिट है वहाँ पर हमने पॉन्ड्स का निर्माण किया है, जल संरक्षण का जो कार्यक्रम आगे लिया है, उससे हमको प्रत्यक्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हमको वहाँ पर जो हमारे अभी ट्यूबवेल्स या ओपन वेल्स हैं उनमें हमको पानी अच्छा मिल रहा है, और जहाँ पानी हमारे एक दो ट्यूबवेल सूखे पड़े थे उनमें भी पानी आ रहा है, और हम उनसे फसल लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इन सबसे वाटर साइकिलिंग रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा जो हमारे दोनों प्रवक्ता हैं अच्छे, उन्होंने हमारे को जो बात बताई, जो कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, रीयूज ऑफ वाटर, जो 6R की जो है वो हम दोनों जो है राजेंद्र सिंह जी और हमारे राठौर साहब ने हमको बताई। डेफिनेटली वो एक बहुत उपयोगी है, और हम उनको अगर अपने आगे जीवन में करेंगे तो डेफिनेटली हम एक जल प्रबंधन और जल संरक्षण की एक बहुत बड़ा कदम होगा। और यहाँ मेरे को बताते हुए गर्व है कि हम जो है हमारे कॉलेज में हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सारे हॉस्टल्स में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, कॉलेज की मेन बिल्डिंग में है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी कई वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हमने लगाए हैं। और उससे जो वेल्स और वो जो साथ में है जहाँ हम पानी काम में ले रहे हैं उसमें हमारी जो है उपयोग पानी की उपलब्धता बिल्कुल बहुत बड़ी है। और एक जो बात हमारे राठौर साहब और राजेंद्र सिंह जी दोनों ने चीज़ कही वो है कि पुरानी पद्धतियों को भी हमको अपनाना चाहिए, पुराने स्ट्रक्चर्स को हमको देखना चाहिए। पुराने जो है जैसे सर ने कहा नीर और नारी को नारायण मानते थे पुराने में, अब उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और सरफेस वाटर के अलावा हमको जो है अंडरग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग और उसके संरक्षण पे भी एक बहुत ध्यान देना की ज़रूरत है, और इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे सर ने हाथी का और वो एक जैसलमेर की बावड़ी का जो एग्जाम्पल दिया, हमारे यहाँ भी हम उसको तकनीकों को अगर देखें तो जयसंबंध हमारे यहाँ एग्जाम्पल है। हम ये मानते हैं कि जयसंबंध के अगर जब हाथी के पाँव पे पानी टच होता है तो उधर ओवरफ्लो चालू होता है। इस वक्त ये एक वाटर लेवल का स्टोरेज जो है कैलकुलेशन वो हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है। और एक जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने जो एक बात कही, वो पीके सिंह जी और हमारे जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी कोठारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन पे सब पे ये जो है वो इस बात से प्रेरणा लें और इसको लागू करने के लिए इसकी उपयोगिता देखने के लिए करें। जैसे टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ साइंस का समावेश करना और लोकल यूथ को उसमें सबको एक इन्वॉल्व करना, ये जो बातें हैं ये टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साइंस का समावेश एक हमको नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। और डेफिनेटली आगे के समय में जो कि वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, डेफिनेटली उसमें कहीं कोई वो नहीं है, उसमें हम अपना योगदान देंगे और पानी की उपयोगिता को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा भी कुछ दिनों पहले अखबार में मैंने पढ़ा था, 2-4 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा नहीं है, कि डेफिनेटली हमें मान रहे हैं कि हमारा जल स्तर जो है सभी जिलों में राजस्थान में काफ़ी नीचे उतर रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले के अखबार में था कि उसमें कुछ सुधार हुआ है, भाई लगभग 20 जिलों से अधिक उसमें सुधार हुआ है। तो डेफिनेटली ये हमारे ही प्रयास होंगे और हमारे जो यूथ और जो लोक सहभागिता से ही ये
संभावना उत्पन्न हुई है और हम डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर राठौर साहब का और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बीच में रहे, हमको जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में काफ़ी नई चीज़ें और एक प्रेरणा के स्रोत पे हमको जो आगे सर ने बताया है, हम उस पे पालना करेंगे और मेरे सारे पार्टिसिपेंट जो इससे जुड़े हैं, वो भी इनसे शिक्षा लेंगे और एक जन अभियान के तौर पे हम वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जिसको हम या जल प्रबंधन का संरक्षण बोलते हैं, उसके प्रयासों में हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और देश को पुनः, जैसा कि सर ने अपने भी उसमें दिखाया था, सन 85 और 2001 और 20 साल के परिवर्तन है, इससे कहीं और अच्छे परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर महेश कोठारी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, सीटीआई एमपीटी उदयपुर से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद मंजीत। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी साहब, जल पुरुष एवं तरण भारत संघ के संस्थापक, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अजय शर्मा साहब, निदेशक अनुसंधान प्रोफेसर एस के शर्मा साहब, कार्यक्रम के कन्वीनर एवं मेरे साथी पीके सिंह जी, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर मंजीत सिंह, ओएसडी टू वाइस चांसलर प्रोफेसर नेपालिया साहब, विश्वविद्यालय के डीन डायरेक्टर्स, महाविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स एवं अन्य प्रतिभागियों, मुझे महाविद्यालय एवं विभाग के द्वारा आयोजित जल प्रबंधन एवं चुनौतियों एवं अवसर की इस वेबिनार के धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित किया है। मैं महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं विभाग की तरफ से माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का आभारी हूं कि उन्होंने हमें समय दिया, मार्गदर्शन दिया और उन्हीं की प्रेरणा के माध्यम से हम इस तरह के आयोजन विभाग के द्वारा समय समय पर कर पा रहे हैं। मैं विभाग एवं विश्वविद्यालय के तरफ से हमारे मुख्य वक्ता माननीय राजेंद्र सिंह जी साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने उद्बोधन के लिए हमें समय प्रदान किया और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है कि कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट वर्क्स, डेफिनेटली हम लोग विभाग के माध्यम से इन पर कार्य कर रहे हैं। और एक जो उन्होंने दिया कि वाटर लिटरेसी ड्राइव, निश्चित ही हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उस ओर हम कार्य करेंगे और विभाग की पूरी सहभागिता से वाटर मैनेजमेंट और प्रबंधन में लोकल तकनीकी, लोकल समूह के समन्वय और प्रयास से इस ओर वाटर का जल का अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। मैं महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अजय शर्मा साहब का आभारी हूं कि उन्होंने विभाग के हर कार्यक्रम में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं और सहयोग है, और उन्हीं के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो पाया है। मैं विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक प्रोफेसर शर्मा साहब का एवं अन्य डीन डायरेक्टर्स, अधिकारीगण जो इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अंत में महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, शिक्षक, वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और राजेंद्र सिंह जी के उद्बोधन को सुना। और निश्चित ही हम इस ओर, क्योंकि विभाग हमारा मुख्य कार्य क्षेत्र है जल प्रबंधन, उसमें कार्य करेंगे। और अंत में सभी प्रतिभागियों, विद्यार्थियों और इस प्रोग्राम के सफल संचालन में जुड़े हुए सभी सदस्यों का विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सफल बनाने में मदद की। धन्यवाद। विभाग की तरफ से आदरणीय कुलपति महोदय और अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद। थैंक यू।
मंजित म्यूट आप। थैंक यू सर। कार्यक्रम के समापन के अवसर पे मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय अजय शर्मा जी, माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर और हमारे मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह जी से अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को यहीं मैं समाप्त करूं और वेबएक्स लिंक जो मीटिंग हमारी इसको यहीं को बंद करूं। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। Thanks to one and all. Thanks to all the dignitaries and all the participants. वेबएक्स मीटिंग को रिकॉर्ड किया गया है और इसका लाइव प्रसारण भी यूट्यूब पे किया गया है। यूट्यूब लिंक मैंने चैट बॉक्स में सबसे शेयर किया है और फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड आई विल आल्सो सेंड द YouTube link on your email IDs.